विद्यार्थियों, कक्षा 8 के विद्यार्थी ध्यान दें। हम लोग पाठ 5 परमाणु के अंतर्भाग के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट करके अध्ययन किए थे। अब इसके अंतर्गत चूँकि बच्चों यह पाठ काफ़ी बड़ा है, इसके अंतर्गत इसे हम अन्य 2-3 पार्टों में इसका विभाजन करेंगे। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट पर हम लोग यहाँ पर आते हैं परमाणु क्रमांक। तत्वों के परमाणु क्रमांक का क्या अर्थ है? तत्वों के परमाणु क्रमांक को बच्चों जेड के अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। कहा गया, जैसा कि मैंने पहले भाग में बताया है कि तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे थोड़ा सोचो के अंतर्गत पेज नंबर 36 पर एक सारणी दी गई है। इस सारणी में बताने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पे तत्व दिए गए हैं: हाइड्रोजन, कार्बन, लिथियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तत्वों का जेड का अर्थ बच्चों यहाँ पर है परमाणु क्रमांक। इसको आप हिंदी में परमाणु क्रमांक भी कहेंगे, इसको आप ध्यान में रखते रहिए, लेकिन ये बार बार आपको जेड से संबोधित किया जाएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक Z1 है। वायतम कवक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 1 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक बच्चों 6 है। यह 6 जो होता है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यहाँ पे कार्बन का ये जो 6 है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन में के जो है इसके 2 भाग, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी प्रकार से लिथियम का जेड जो होता है वो 3 होता है। ये 3 को डिवाइड करते हैं तो 2 और 1, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन को लेते हैं बच्चों। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक Z8 होता है। 8 बराबर होता है 2 और 6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है नाइट्रोजन बराबर होता है इसका Z7 होता है बच्चों। यहाँ पे Z इसका जो है 7 है और 7 का होता है 2 और 5, माने पहली कक्षा में, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रथम भाग बताया कि फर्स्ट जो कक्षा होती है इसको K से दर्शाते हैं, सेकंड जो कक्षा होती है इसको L से दर्शाते हैं, थर्ड जो कक्षा होती है इसको हम M से दर्शाते हैं, फोर्थ जो कक्षा होती है इसको हम N से दर्शाते हैं। तो ये भी आप जानते रहिएगा, आगे चल करके आपको KLMN के नाम से बताया जाएगा। इसी प्रकार से सारणी यहाँ पर पूर्ण करना है। इस सारणी को हमने यहाँ पर भर दिया है कि जेड जो है परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6 जेड है, लिथियम का Z3 है, ऑक्सीजन का Z4 है परमाणु क्रमांक और N 7 है। वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, 4 है, 1 है, 6 है और 5 है। इसका स्पष्टीकरण मैंने आपको इस सारणी में यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉन संख्या दी गई है, उस आधार पर उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता को लिखना है। यहाँ पे सारणी में बच्चों कई का पहला है तत्व है सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम और क्लोरीन। अब तत्व के नीचे आप ध्यान देंगे, पहले कॉलम है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। दूसरे कॉलम है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, इसका है 281। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ दिया है 1, यहाँ संयोजकता होती है 1। अब दूसरा कॉलम आइए कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों 6, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 और 4, इनका संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, इनकी संयोजकता होती है 4। मैग्नीशियम देखो बच्चों, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 8, 2 है, इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 है और इनकी संयोजकता 2 मानी जाती है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन संख्या 17 है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 8, 7 है और इनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 हैं और वैलेंसी
1 होती है। अब हम लोग बच्चों इसमें आपको इसके आधार पे यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता, संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए लिए गए अथवा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को संयोजकता कहते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों यहाँ देखो, जैसे है सोडियम। सोडियम का यहाँ Z होता है, यहाँ पे सोडियम का 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1। इसके पहली कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी कक्षा L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी कक्षा KL M में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अथवा अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का यह परित्याग कर देता है। तो आसान इसको क्या है? सोडियम को आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर दे तो हो जाता है 10। तो 10 हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन संपूर्ण हो जाता है 2 और 8। तो यह सोडियम तब बन जाता है Ne हो जाता है, यानी नियान। नियान एक निष्क्रिय गैस है। नियान निष्क्रिय गैस होता है बच्चों, इसको इनर्ट गैस भी कहते हैं। INGRT, इनर्ट गैस कहा जाता है। निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं? निष्क्रिय गैस वह गैस होती है जिसके वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इसे आवर्त सारणी में, जब आप लोग कक्षा 10वीं में जाएंगे तो आवर्त सारणी में इसे एकदम लास्ट में रखा जाता है। निष्क्रिय गैसों को रखा जाता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो संयोजकता को निकालने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, और इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि इसकी जो वाह्यतम कक्षा होती है वह इसमें भागीदारी करती है, शेष अन्य कक्षाएं इसमें भागीदारी नहीं करती हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझा दें, जैसे मैग्नीशियम है। एग्जाम्पल दूसरे मैग्नीशियम का जो Z होता है बच्चों, ये होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 2। तो इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो संयोजकता का निर्धारण है बच्चों, वह उसमें केवल अंतिम कक्षा ही भाग लेती है, शेष अन्य कक्षाएं उसमें भाग नहीं लेती। तो इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 6 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करेगा तो 8 होगा, अथवा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो इसके लिए आसान क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो 2 और 8 हो जाता है, तो यह भी हो जाता है 10। तो यह मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाता है किसमें? नियान में। तो यह भी नियान हो जाता है। इसमें हमको ध्यान देना है कि जो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर उतना प्लस लगाया जाता है। तो इस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया तो मैग्नीशियम पर प्लस प्लस 2 होगा। जैसे पिछली का अभी एग्जाम्पल हम देखें कि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, तो यहाँ सोडियम 1 प्लस माना जाता है। तो तत्वों के ऊपर प्लस की संख्या को ध्यान में रखकर हम बता सकते हैं कि वह कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि सल्फर में 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक कितना होगा? बच्चों यहाँ पे सल्फर को हम दर्शाते हैं यस से। यस, इसमें प्रोटॉन बराबर दिया गया है 16, यह दत्त है, माने यह दिया गया है, और न्यूट्रॉन भी दत्त है, यह भी दिया गया है 16। तो परमाणु क्रमांक Z बराबर P बराबर 16, तो Z बराबर भी 16 होगा। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा बच्चों, परमाणु क्रमांक Z बराबर 16 है, और दूसरा प्रश्न यहाँ है परमाणु क्रमांक, इसको हम एटॉमिक वेट कहते हैं। एटॉमिक वेट बराबर बच्चों, जैसा कि आपको पिछले वाले पार्ट में इसी पार्ट के अंतर्गत बताया था, P+N। तो AW बराबर P+N। प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन 16 है, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 32। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक, आंसर आएगा कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 16। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ बच्चों? 32। इसी प्रकार से आप जो है सारणी को कंप्लीट करेंगे
और शेष जो है हम लोग यहाँ पे अगले चैप्टर में आप देखेंगे, यहाँ पर समस्थानिक दिया गया है। एक ही तत्व के में विभिन्न परमाणु द्रव्यमानक वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पे जो समस्थानिक होते हैं, उदाहरण में कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन के 3 समस्थानिक बताए गए हैं। परमाणु द्रव्यमानक इनका क्रमशः 12, 13 और 14 है। प्रोटॉन की संख्या Z इसमें कितनी है? 6, 6 और 6 है, क्योंकि परमाणु जो क्रमांक होते हैं उसको नीचे लिखा जाता है और परमाणु भार को ऊपर लिखा जाता है। जैसे आप लिखा जाए एग्जाम्पल में 6C12 तो फर्स्ट है, दूसरा लिखा जाए 6C13, तीसरा लिखा जाए 6C14। तो 6 क्या है? ये Z बराबर 6, यहाँ भी Z बराबर 6 होता है, यहाँ भी Z बराबर 6 होता है, लेकिन इसका Z जो है समान होता है। जो समस्थानिक होता है, यहाँ पे समस्थानिक को इंग्लिश में बच्चों आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसोटोप Z जो है समान रहता है, Z समान रहता है, और एटॉमिक परमाणु द्रव्यमानांक, परमाणु द्रव्यमानांक, इसको हम AW कहते हैं। ये जो है बच्चों भिन्न रहता है, अलग अलग रहता है, अलग अलग रहता है। जैसे कार्बन का 6 सब समान है, लेकिन इसका एटॉमिक वेट क्रमशः 12, 13 और 14 है, इसलिए कार्बन एक समस्थानिक है। इस प्रकार से ये सारणी आप कंप्लीट करिए। नीचे बच्चों पेज नंबर 36 पर जो तालिका पूर्ण है कैंसिल किया गया है, जानकारी प्राप्त करो, ये पाठ्य पुस्तक में नहीं है। समस्थानिकों का उपयोग, यहाँ समस्थानिकों के 6 उपयोग दिए गए हैं। पहला उपयोग बच्चों औद्योगिक क्षेत्र में, फिर कृषि क्षेत्र में, फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर अनुसंधान के क्षेत्र में होता है। यूरेनियम देखो, यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय विखंडन और विद्युत निर्माण में किया जाता है। कैंसर में कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। थायराइड में आयोडीन 131 का उपयोग होता है। रेडियोधर्मी तत्वों के समस्थानिकों का उपयोग जमीन के नीचे जाने वाली नलिकाओं में दरार खोजने के लिए करते हैं। सोडियम 24। अन्य पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणु से परीक्षण करने के लिए रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। C14 इस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग पुरातन वस्तुओं की आयु निश्चित करने के लिए करते हैं। और बेस्ट ऑफ लक, फिर नेक्स्ट 3rd पार्ट पढ़ाया जाएगा।